मैं अध्यापक शिव कुमार वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज, भूगोल प्रवक्ता। तो इस वीडियो में मैं मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के विषय में इसके पहले वीडियो में थोड़ा मैंने बताया था। तो अब आज आपको पढ़ाया जाएगा मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल क्या है बेटा? तो देखिए, मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है जिसमें मानव को केंद्र मानकर पार्थिव एवं प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य को और क्या कहते हैं, पार्थिव एवं प्रकृति प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः मानव का प्राकृतिक वातावरण से घनिष्ठ संबंध होता है। एक तरफ मानव प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है तो दूसरी ओर प्राकृतिक पर्यावरण से प्रभावित होता है। यानी कहने का मतलब कि मनुष्य एक तरफ प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब वो पेड़ों को काटता है, खेत जोतता है, यानी उसमें डिस्टरबेंस करता है, यानी प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। दूसरी तरफ प्राकृतिक पर्यावरण वो मानव को प्रभावित करता है। भाई जैसी वहाँ की क्लाइमेट होगी उसी हिसाब का मनुष्य को घर बनाना पड़ेगा। ठंडे प्रदेश में बंद मकान और गर्म प्रदेशों में खुला मकान, और जहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अर्ध खुले मकान व्यक्ति बनाता है, मनुष्य बनाता है। जैसा प्राकृतिक पर्यावरण होता है उसी प्रकार से मनुष्य का स्वभाव होता है, उसी प्रकार से मनुष्य के वस्त्र होते हैं। तो ये इस प्रकार से यानी मनुष्य और प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत गहरा संबंध है, बहुत नजदीकी मामला होता है। तो बेटा 19वीं शताब्दी में मानव भूगोल एक स्वतंत्र विषय के रूप में हमारे सामने आया। 19वीं शताब्दी में सन 1882 ईस्वी में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजल, जिन्हें वर्तमान में मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजल जो हैं ये 1882 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी लिख देते हैं, एंथ्रोपोजियोग्राफी। इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिक। इसके राइटर हैं रेटजल, फ्रेडरिक रेटजल, ये इसके राइटर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक 1882 में प्रकाशित की, और इनकी जो बुक है बेटा वो 3 खंडों में प्रकाशित कर मानव भूगोल का शुभारंभ किया था। तो अब बेटा हम आपको परिभाषा पढ़ाएंगे फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार। तो रेटजल क्या कहता है? रेटजल के अनुसार रेटजल मानव भूगोल के विषय में क्या कहते हैं? इनका कथन है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्ववर्त वातावरण से समृद्ध हैं जो भौतिक दशाओं का योग होता है। क्या होता है? मानव भूगोल के दृश्य सर्ववर्त वातावरण से संबद्ध हैं जो भौतिक दशाओं का योग होता है। अब बेटा अगली परिभाषा है ईसी सैंपल के अनुसार। ईसी सैंपल के अनुसार। तो ईसी सैंपल का क्या विचार है? इनका विचार है बेटा, इन्होंने कहा क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। इन्होंने कहा कि क्रियाशील मानव एवं गतिशील पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है।
अब बेटा अगले विद्वान जो हैं ये हैं पॉल विडाल डी लाब्लास, पॉल विडाल डीला ब्लास, ये विद्वान हैं। इन्होंने मानव भूगोल के विषय में जो है बताया है, मानव भूगोल पृथ्वी एवं मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई संकल्पना प्रदान करता है। वह पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक अंतर संबंधों का संश्लेषणात्मक ज्ञान होता है। अब यह बेटा हैं जो हम आगे आपको पढ़ाएंगे, इसके आगे वो है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, आगे है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति है बेटा। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है। जो मानव भूगोल है इसमें भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक और उनका जो है पारस्परिक अन्योन्य क्रिया का इसके द्वारा अध्ययन होता है। तो बेटा इसके अंतर्गत जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक चीजों में किन किन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बेटा भू आकृतियां हैं। भू आकृतियां यानी धरातल की आकृति कैसी है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, इसका अध्ययन होता है। फिर आपका आता है जो है मृदाएं, मिट्टी वहाँ की कैसी है, मृदाएं यानी काली मिट्टी है, दोमट है, लेटेराइट है, लाल है ना। तो इस प्रकार से मिट्टियों का अध्ययन। जल यानी वहाँ पर जल की उपलब्धता कैसी है, वर्षा कैसी होती है। फिर जलवायु है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, गर्म है, ठंडी है, समशीतोष्ण है। फिर आपका आता है वनस्पति विविध यानी वनस्पति विविधता, वनस्पति वहाँ की कैसी है, यानी जो है सदाबहार है या कि जो है पतझड़ वाली है, कैसी है। तो ये चीज यार जो है टैगा है, टुंड्रा है, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत भौतिक क्रियाओं के अंतर्गत होता है। और जो है वनस्पति जात, वहाँ की वनस्पति कैसी है, वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, खनिज वहाँ पर कौन कौन से पाए जाते हैं, इनका ये जो है ये जो चीजें हमने बताई ये सब भौतिक पर्यावरण के तत्व जो है माने जाते हैं। तो बेटा हम ये बता रहे थे कि ये जो सब तत्व जो है मतलब तत्व हैं, ये जो सब फैक्टर हैं, ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं बेटा। तो आगे बेटा भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर मनुष्य अपने कार्य जो है कलापों के द्वारा अपने सुख सुविधाओं और विकास के लिए कुछ लक्षणों को उत्पन्न करता है। जैसे बेटा यानी अपनी सुख सुविधा के लिए कुछ वो कार्य करता है जिसे सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत, जैसे बेटा वो रहने के लिए घर बनाता है, एकता स्थापित के लिए गांव बसाता है, खाने पीने के लिए वो खेत बनाता है यानी खेती करने के लिए, व्यवसाय प्राप्त करने के लिए वो खेत बनाता है, खेती करता है, बाजार के लिए वो जो है नगर बसाता है, फिर जो है सिंचाई के लिए जलापूर्ति के लिए नहरें बनाता है, नहर के उस पार जाने के लिए, नदी के उस पार जाने के लिए पुल बनाता है, आने जाने के लिए रोडें बनाता है, रेल मार्ग बनाता है, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी वस्तुओं को आपूर्ति करने के लिए वो जो है कारखाने बनाता है, लोहा इस्पात है, तमाम प्रकार के कारखाने, सीमेंट है, जूट है, सूती वस्त्र वो जो है उद्योग है, चीनी है। तो इस जो प्रकार के कारखानों का जो है तो निर्माण करता है।
बांध बनाता है, विद्युत आपूर्ति करने के लिए बांध बनाता है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल बनाता है, विदेशी व्यापार करने के लिए पत्तन बनाता है, यानी जो है जल यातायात करने के लिए पत्तन बनाता है, और दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं ऐसे ही मानवीय लक्षण। तो बेटा इनको जो है सांस्कृतिक कहा जाता है। तो मानव निर्मित परिस्थितियों से ही मानव के शांति विकास की झलक मिलती है, यानी जो मानव के द्वारा निर्मित परिस्थितियां होती हैं वही बेटा जो है सांस्कृतिक विकास, यानी यहीं से जो है सांस्कृतिक विकास की झलक हमें जो है प्राप्त होती है। इसके आगे बेटा आपका है क्रमबद्ध भूगोल या प्रादेशिक भूगोल में अंतर। अब जो अगला हम आपको टॉपिक पढ़ाएंगे, जो अगली हेडिंग पढ़ाएंगे, वो हम पढ़ाएंगे आपको क्या है बेटा, क्रमबद्ध भूगोल या प्रादेशिक भूगोल में अंतर। क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में अंतर। तो बेटा क्रमबद्ध भूगोल में किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है और प्रादेशिक भूगोल में किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। तो हम देखते हैं क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है। जो क्रमबद्ध भूगोल होता है उसमें किसी प्रदेश में एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन होता है, और जो प्रादेशिक भूगोल बेटा होता है, जो प्रादेशिक भूगोल होता है, प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 में आता है क्रमबद्ध भूगोल। यह अध्ययन एक एकाकी रूप में होता है। जो यानी क्रमबद्ध भूगोल है, क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो एकाकी रूप में होता है, और जो आपकी जो है प्रादेशिक भूगोल है, यह यानी इसके अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो समाकलित रूप में किया जाता है। अगला बिंदु बेटा आपका आता है, यह अध्ययन राजनीतिक इकाइयों में, क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो राजनीतिक यह इकाइयों पर आधारित होता है। और जो सामाजिक भूगोल है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत इकाइयों पर आधार, यानी सामाजिक भूगोल के अंतर्गत जो अध्ययन होता है वो इकाइयों के आधार पर किया जाता है। चौथा बिंदु है क्रमबद्ध भूगोल के अंतर्गत खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है। जो क्रमबद्ध भूगोल है यह अध्ययन, यानी इसके अंतर्गत खोज तथा जो है तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, और जो सामाजिक भूगोल होता है इसके अंतर्गत भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंधों को जो है प्रकट करता है। तो ये बेटा हमने बताया आपको क्रमबद्ध भूगोल और प्रादेशिक भूगोल में क्या अंतर है। अब आपको हम आगे पढ़ाएंगे मानव भूगोल की अन्य शाखाएं। मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बेटा कौन कौन सी हैं? मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं बेटा, तो मानव भूगोल की प्रमुख शाखाएं कुछ हैं जो मैं उनको पढ़ा रहा हूं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे बेटा नंबर 1 में आता है आर्थिक भूगोल। क्या बेटा? नंबर 1 में आर्थिक भूगोल।
अब आर्थिक भूगोल क्या है बेटा? तो मानव भूगोल की इस शाखा में मानवीय क्रिया कलापों में भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जो मानवीय क्रियाकलाप हैं उसमें जो भिन्नता है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई कारखानों में काम करता है, तो ये कोई ड्राइविंग करता है, कोई वकालत करता है, यानी जो है क्रियाकलापों में भिन्नता है इसका अध्ययन किया था तथा इन यह क्रियाओं द्वारा वस्तुओं के उत्पादन, वितरण तथा विनिमय का अध्ययन किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल जो है इसके अंतर्गत मानव के जो मतलब क्रियाकलाप हैं उनका अध्ययन होता है। इसके अंतर्गत बेटा उत्पादन, वितरण और विनिमय। उत्पादन क्या है? कोई चीज यानी जो है किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद फिर बेटा वितरण होता है। वितरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। और फिर अगला बेटा है विनिमय। विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, यानी वस्तु के बदले धन को प्राप्त करना या वस्तु के बदले वस्तु को जो है प्राप्त करना। अब बेटा नंबर 2 में आता है सांस्कृतिक भूगोल। नंबर 2 में आता है सांस्कृतिक भूगोल। ये मानव भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है, सांस्कृतिक भूगोल। तो मानव भूगोल की इस शाखा में स्थान और समय के संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों, धर्म और दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। यानी मनुष्य का धर्म क्या है और उसका दृष्टिकोण क्या है, यानी वो क्या चाहता है ना, क्या जो है करना चाहता है, क्या जो है यानी क्या जो है तो सोचता है, यानी उसके अंदर कौन कौन से विचार चलते हैं, इनका अध्ययन जो है सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब बेटा नंबर 3 में आता है सामाजिक भूगोल। नंबर 3 में सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न मानव समूहों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। यानी अनेकों प्रकार के जो मानव समूह हैं और उनका पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, उनका जो है अध्ययन सामाजिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है बेटा। अब अगला जो मानव भूगोल की शाखा है वो है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत बेटा किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है? इस शाखा में जनसंख्या, उसके वितरण, यानी कहां पर जनसंख्या सघन है, कहां पर सामान्य है, कहां पर अति सघन है और कहां पर न्यून है, कहां पर अति न्यून है, इसका अध्ययन होता है। और घनत्व का मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। यानी कैसा घनत्व है, वहां पर जनसंख्या विरल है या कि बहुत सघन है, इसका अध्ययन जनसंख्या घनत्व का अध्ययन। और जन्म दर और जो है मृत्यु दर, यानी वहां प्रति हजार जन्म दर क्या है और जो है प्रति हजार मृत्यु दर बेटा क्या है, इसका अध्ययन होता है। साक्षरता, यानी वहां के लोग कितना पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं या कि शिक्षित हैं। आयु, यानी उनकी जो है क्या कहते हैं कि जीवन प्रत्याशा क्या है, किन किन आयु के बीच जो है यानी जो है कितने लोग हैं, बच्चे कितने हैं, जो है बुजुर्ग कितने हैं, यंग कितने हैं, यानी कार्यशील जनसंख्या कितनी और आश्रित जनसंख्या कितनी, इसका अंतर यानी इसका अध्ययन। और लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब बेटा है प्रति हजार जो है पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और बेटा प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। और जनसंख्या वृद्धि वहां की जो है कितने प्रतिशत है, यानी कहने का मतलब है जनसंख्या वृद्धि जो है 1000 व्यक्तियों पर जो है निकाली जाती है। आदि का अध्ययन जो है यानी मानव भूगोल की जनसंख्या भूगोल शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है।
अब बेटा आपका आता है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल नंबर 5 में ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन बेटा जो है इस शाखा में क्या है कि ऐतिहासिक घटनाओं का विश्लेषण क्षेत्रीय अथवा भौगोलिक संदर्भ में किया जाता है। अब बेटा आपका आता है राजनीतिक भूगोल। नंबर 6 में राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल बेटा ये मानव भूगोल की राजनीतिक भूगोल की शाखा में किन किन बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक भूगोल में राष्ट्र अथवा राज्यों की सीमा विस्तार, उसकी विभिन्न कारकों आदि का अध्ययन किया जाता है, यानी उसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। ये राजनीतिक भूगोल के, अभी जैसे सीमा विवाद चल रहा है चाइना और भारत का, तो वही सीमा विवाद है कि उस देश की सीमा कहाँ तक जाती है, इसका अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 में आता है सैन्य भूगोल। नंबर 7 में आता है सैन्य भूगोल। बेटा सैन्य भूगोल क्या है? सैन्य भूगोल स्थल तथा समुद्र के भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों को उजागर करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सैन्य भूगोल है इसके अंतर्गत स्थल तथा समुद्र भौगोलिक चरित्र का युद्ध की घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है या ये जो है उजागर करता है। अगला जो बेटा हेडिंग है आपकी वो है कृषि भूगोल। नंबर 8 में आता है कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल की इस शाखा में विश्व के विभिन्न भागों पर पाए जाने वाले पर्यावरण के संदर्भ में कृषि संबंधी तत्वों का अध्ययन, यानी कहाँ पर कैसी खेती की जाती है। कहीं पर मक्का की खेती होती है, कहीं पर गन्ने की खेती होती है, कहीं पर चावल की खेती होती है, कहीं पर गेहूं की खेती होती है। तो इसका अध्ययन जो है किसके अंतर्गत, मानव भूगोल की जो शाखा जो है कृषि भूगोल है इसके अंतर्गत जो है किया जाता है। अब बेटा 9 नंबर में आता है मानव भूगोल की अन्य शाखाएं। मानव भूगोल की अन्य शाखाएं। मानव भूगोल की अन्य शाखाओं के अंतर्गत बेटा जैसे आपका आता है अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल का मतलब है कि मनुष्य किन किन क्षेत्रों में निवास करता है। नगरीय भूगोल इसके अंतर्गत आता है, यानी जो है तो इसके अंतर्गत जो है तो नगरों का अध्ययन किया जाता है। फिर आपका आता है चिकित्सा भूगोल। इसके अंतर्गत जो है यानी जो है तो चिकित्सा क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। परिवहन भूगोल इसके अंतर्गत रेल मार्ग, रोड मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग इसका अध्ययन किया जाता है। वाणिज्य भूगोल, वाणिज्य भूगोल के अंतर्गत बेटा व्यापार आदि का अध्ययन किया जाता है। और औद्योगिक भूगोल, औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत उद्योगों के विषय में जो है कल कारखाने हैं उनके विषय में अध्ययन किया जाता है। तथा व्यवहारिक भूगोल इसके अंतर्गत यानी जो है मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसकी आदत कैसी है, इन सब तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो इस वीडियो में बेटा यहीं तक, इसके आगे हम आपको अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।